तो जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, शिमला में बैठे हैं या बड़े लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जो हाइड्रो पावर है वो ग्रीन एंड क्लीन है। इस धारणा को लेके ये लोग चाहते हैं कि ये हाइड्रो पावर को पूरा जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि हाइड्रो पावर इतना ग्रीन और क्लीन नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो हिमालय क्षेत्र है ये बहुत नाजुक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप जो हाइड्रो पावर बना रहे हैं उसका जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। वर्ल्ड की लगभग 16% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से जनरेट की जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो ऊर्जा पानी के जरिए जनरेट की जाती है और इसे जनरेट किया जाता है बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स में। हाइड्रो पावर प्लांट्स को आसान भाषा में हम समझें तो यह एक घराट की तरह है। दोनों में टरबाइन लगे होते हैं जिन्हें कि पानी के बहाव के जरिए रोटेट किया जाता है, और जैसे ही रोटेशन शुरू होती है घराट में चक्की चलती है और पावर प्लांट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिसे कि ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब हाइड्रो पावर प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कैपेसिटी के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनी, माइक्रो और पिको में। फैसिलिटी के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है रन ऑफ रिवर, रेजर्वॉय, इन स्ट्रीम और पंप स्टोरेज में। इसमें रन ऑफ रिवर और रेजर्वॉय बेस्ड पावर प्लांट सबसे कॉमन होते हैं। रेजर्वॉय बेस्ड पावर प्लांट में बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे पंडो, नाथवा जाखड़ी और भाखड़ा डैम। और रन ऑफ रिवर पावर प्लांट में नेचुरल वाटर फ्लो को यूज़ किया जाता है पाइप्स और टनल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रो पावर को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली, रिन्यूएबल, क्लीन एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट और एक अच्छे रेवेन्यू का सोर्स मानते हैं, और ये अकेले वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी में 60% का कंट्रीब्यूशन करता है। पर हिमाचल में एक जगह ऐसी भी है जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बैन हैं, और इन्हें बैन करने वाले व्यक्ति थे दिलेराम शवाब जी, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ तीर्थन वैली कहा जाता है। जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तो उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट्स को तीर्थन वैली में बैन कर दिया था, और आज तक वहाँ पर कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया है। और हिमाचल में जहाँ जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, अगर आप वहाँ की सिचुएशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिलेराम शवाब जी सही थे। तीन अक्टूबर 2020 पीएम नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में 66 मेगावाट थौलासिद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अप्रूवल की अनाउंसमेंट की और कहा कि ये देश के लिए बिजली और हिमाचल के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। 66 मेगावाट के धौलासिद हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। पर हिमाचल में जो पावर प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किन्नौर। जब किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो ये एक हैवी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होते हैं, जिसमें रोड्स, टनल्स, डैम्स, ट्रांसमिशन लाइंस और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। और इसी कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ काटे जाते हैं, पानी का जल स्तर रोका जाता है और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र की जाती है। और जिस जगह पर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वहाँ की नेचुरल टोपोग्राफी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जिसका सीधा असर वहाँ के लोगों पे और पर्यावरण पे पड़ता है। किन्नौर में 53 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 3000 मेगावाट की है, और इन्हीं की कंस्ट्रक्शन को लेकर किन्नौर में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं और आज भी होते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास लैंडस्लाइड्स होते हैं, कंपनीज द्वारा अवैध कब्जे किए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस का वायलेशन किया जाता है। इस यहाँ मैदान में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके नीचे से 4 टनल गुजर रही है। 4 टनल है, 2 एडिट टनल, एक मेन हेडरेस टनल, एक इलीगल बनाया इन्होंने फ्लशिंग टनल। एक सरकारी आंकड़े के तहत किन्नौर में विकास परियोजनाओं के लिए 2014 तक 11,598 पेड़ काटे गए, पर अक्सर रियलिटी सरकारी रिकॉर्ड्स से काफ़ी डिफरेंट होती है। थिडोंग 1 प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1261 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई थी, पर कंपनी ने 5000 से ज़्यादा पेड़ वहां पर काटे और 13,000 से ज़्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 3,000 से ज़्यादा चिलगोजा के पेड़ थे, जो कि वहाँ के लोगों की आमदनी का एक मुख्य सोर्स था। वो लोगों के घरों में जा रही है, ज़मीनों में बैठ रही है, फसलों पर बैठ रही है, बादाम है, तलब है, सब्जी है, सारा हो ही नहीं रही है खेती जब से प्रोजेक्ट चला है 2007 से। देखो मकानों में दरारें आ रही है, आप देखो यहाँ पर इन मकानों में दरारें आई है ब्लास्टिंग से। हमारा कम से कम 2 साल से हमने बादाम की फसल से कोई दाना नहीं लिया, नष्ट हो चुका है, और सेब का भी वही हाल है।
सबसे बड़ी बात है कि जो पानी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे सूख रहे हैं। जहाँ जहाँ से एडिट टनल और टनल आ गई हुई है उसके ऊपर के जितने भी जो सोर्स थे वो पानी के वो सारे सूख रहे हैं। हमारा तो यहाँ ऐसा नुकसान किया हुआ घर है बिल्कुल दरार हो के, बिल्कुल ना हमारे को पूछते हैं ना क्या है, सीधे मिट्टी धूल दे दे के चला गया प्रोजेक्ट बना के, कुछ नहीं। लोगों से बहुत वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, वो अब वो प्रोजेक्ट तैयार होकर उसने क्या किया, दूसरों को बेच दिया और गांव वालों को ठग दिया। जब शुरू हुआ काम ने देवता लेके कोई हंगामा किया तो कुछ हटा जैसा किया था। कंपनी वाले वो पॉकलन लेके आ गए, तुम्हारे देवता से बड़ा तो हमारा ही है, भाग गए, कंपनी बन गई। कंपनी वाले क्या लेके आ गए? मशीनें। वो ये लेके गए और देवता लेके इधर से वो मशीन वाले आ गए, मशीन से डर के निकल गए। कंपनी वाले उनको पकड़ लेते हैं, 2-4 को पकड़ लेते, गांव का मुखिया को पकड़ते और अंदर से गुप होता है, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। फिर किसी का जमीन जाएगा उनको पैसा दे के उठा लेते हैं वहाँ से। कोई भी एक पनबिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, उनका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसी में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट वाइज होता है। लेकिन सतलज जैसे घाटी में लगे कि इतने सारे बैक टू बैक बम्पर टू बम्पर प्रोजेक्ट जब बने हैं तो इसका कुल असर क्या होता है इसका कभी आकलन नहीं होता है। कोई भी नदी का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो बहुत बड़ी त्रासदी को आमंत्रण देंगे। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन के चलते पूरे हिमाचल में इतने वायलेशन हुए हैं कि अगर हम 1 घंटे तक भी इसके बारे में बात करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि मिसमैनेज्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ की जैव विविधता को नुकसान हुआ है और संवेदनशील स्थानों को डिस्ट्रॉय किया गया है। टनल कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में दरारें आई है, पानी के चश्मे सूखे हैं, सेब, नाशपाती और बाकी फ्रूट्स प्रोडक्शन में कमी आई है और हर साल वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो गए हैं। क्या हुआ जी, कंपनी की मेहरबानी से ही हो गया। अब देख रहे हालात, अब रहते हैं हम लोग, खेती बाड़ी थी, अब खेती बाड़ी करने के लायक और बस रहा ही कुछ नहीं। हम करेंगे क्या बताओ आप? अब ये लोग क्या देंगे हमारे को खेती बाड़ी बना के? वो खेत देंगे ये लोग? अब पत्थरों के बीच रहेंगे हम लोग या पत्थर के बीच काटेंगे? फसल कहाँ तैयार करेंगे हम लोग? पहले इनको लीकेज के लिए हमने बताया था। कहाँ थी लीकेज? लीकेज वहीं साथ में थी, वहीं फर्स्ट पॉइंट है नीचे साइड को, वहीं लीकेज था। फिर भी इन्होंने कुछ गौर नहीं किया। और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोकल्स को जो झांसा दिया गया था उसके खिलाफ भी किन्नौर और पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल है बिहाली पंचायत कुल्लू, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कंपनी के अगेंस्ट कि उन्होंने अफेक्टिंग पंचायतों को सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है। देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, अब हाइडल प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट इज वेरी मिसकंसेप्शन। आप बोल देंगे यहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बस कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल के बाद तो निकाल दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद निकाल देंगे। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी क्या होता है कि ये लेबर को एंगेज किया जाता है, ठेकेदार और सब कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। जो बड़ी कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो अपने रोल पे नहीं लेते हैं, तो उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेबर लॉ लागू नहीं होता है, इनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। इनका मोहतू में भी यही हाल हुआ, वो ठेकेदारों के नाम पे उनको एनरोल कर दिया गया, बाद में बोला कि काम खत्म हो गया। अब लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसके साथ साथ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। 2012 में जे मार्क बेकर ने साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स और पीपल के लिए हिमाचल के 49 स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स पे रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जिन एरियाज में हाइडल प्रोजेक्ट बने हैं वहाँ का लोकल इरिगेशन सिस्टम, जिसे हम कुल सिस्टम कहते हैं, और चक्की घराट सिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट पानी के बहाव को ठीक से मेंटेन नहीं करते। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा पावर प्रोडक्शन होगा और उतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा। अब कितना पानी स्ट्रीम्स में छोड़ा जाता है, कितना पानी डाइवर्ट किया जाता है, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब कंपनीज प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज होती हैं, तो इन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है कि पर्यावरण और लोकल्स को कितनी हानि हो रही है। कांगड़ा में 13 कुल इरिगेशन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि 2000 घरों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन था। इसके साथ साथ फिशरीज और एक्वेटिक एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
डिपार्टमेंट और सरकार को इन सब बातों का पता होता है, पर फिर भी उनके संरक्षण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। फिश एलिवेटर का होना अनिवार्य होता है। वो क्यों नहीं बनाया गया, या अगर है तो किस में बना है? जब फिश लैडर है ही नहीं है तो फिर उससे ऊपर मछलियां पंखधारी नहीं है, वो उड़ के ऊपर के मछली पानी में जा नहीं सकता। हिमाचल में कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट लोकल्स ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, जैसे हल हाइड्रो प्रोजेक्ट चंबा, हरिपुर नाला प्रोजेक्ट इन कुल्लू और विद्युत क्रांति प्रोजेक्ट इन बैजनाथ। पर ये प्रोटेस्ट काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि इनमें लोकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है और इसमें वही लोग प्रोटेस्ट करते हैं जो लोग इन प्रोजेक्ट से प्रभावित होते हैं। लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट हो या स्मॉल, दोनों ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। आप किन्नौर की सिचुएशन देख लीजिए, जे मार्क बेकर या हिमधारा की रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए, ये सभी एक की तरफ इशारा करती है कि हाइड्रो पावर कंपनीज क्लीन एनर्जी के नाम पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही है और इसको फैसिलिटेट कर रही है हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006, जिसे अमेंड किया गया था 2014 में बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के। और लोगों को इसके बारे में तब पता चला जब फॉर्मर सीएम प्रेम कुमार धूमल ने इसके अगेंस्ट विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो भी एनओसीज और क्लियरेंसेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को राज्य स्तरीय विभागों से लेनी पड़ती थी, जैसे आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, वो सभी इस पॉलिसी के अंतर्गत नल एंड वॉइड है। इसके साथ साथ अफेक्टिंग पंचायतों से भी एनओसीज की ज़रूरत होती थी, पर 2014 के बाद ये सब भी ख़त्म कर दिया गया है और सारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी गई है, जो सिर्फ ग्राम पंचायतों को कंसल्ट करेंगे और ऑब्जेक्शंस को रिव्यू करेंगे, जो कि एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। करसोग मंगतू प्रोजेक्ट बना है, उसमें पूरा अफेक्टेड एरिया में 18 पंचायतें थी। 18 पंचायतों में से सिर्फ 3 पंचायतों के एनओसी लिए गए हैं, बाकी 15 पंचायतों के एनओसी नहीं लिए गए। तो हम तो कहते हैं कि आज भी करसोग मंगतू प्रोजेक्ट जो कमीशन हो चुका है ये इलीगल है। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट्स के एक जनरल सेंस में फ़ायदे और नुकसान देखें तो फ़ायदों में डायरेक्टली 2 चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू और इलेक्ट्रिसिटी, और इसके नुकसान देखें तो वो इसके फ़ायदों से 4 गुना ज़्यादा है और आधे से ज़्यादा नुकसान तो कंपनीज़ की वायलेशन की वजह से होते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उद्देश्य से इसे उचित समझा जा सकता है, पर यह बहुत ही सीमित है। हाइड्रो पावर ऑफ कोर्स हमारे राज्य की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है अगर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इसकी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। मैं पर्सनली हाइड्रो पावर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ जिस तरह से इन्हें रन किया जाता है। और इस टेक रेवोल्यूशन के दौर में हमें एक एक्सक्लूसिव और शॉर्ट लिव्ड हाइड्रो पावर बेस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से एक कदम आगे बढ़कर रिसोर्स रिच हिमाचल के लिए एक यूनिक और इंक्लूसिव मास बेस्ड मॉडल की ज़रूरत है, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।